तो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे अध्याय 2 जल। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि जल को मनुष्य ने ही नहीं बनाया है। जल का निर्माण स्वयं प्रकृति द्वारा प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति में पूर्व से ही विद्यमान है। तो हम यह अनुभव करते हैं कि जब गर्मी वगैरह जब समय आता है तो कई जगहों में जल का किल्लत पड़ जाता है। जल बहुत ही जल की कमी होने के कारण देखो, जल का जो वितरण है पूरे पृथ्वी में 3/4 भाग पर है। 3/4 भाग कहने का मतलब ये होता है कि यदि पानी को 4 भागों में बांट दिया जाए तो 3 भाग जो है सिर्फ पानी ही पानी है और 1 भाग जो है स्थल रूप है। इतना अधिक समुद्र में और नदी नालों में तथा हिमखंडों के रूप में, इन विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर उपलब्ध जल जो है लगभग 97% कहाँ होता है? महासागरों में, समुद्रों में होता है। और 2% हिमखंडों के रूप में, ध्रुवों में, चोटियों पर, हिमालय की पर्वत श्रेणी पर, तथा 1% जल जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। पूरे समस्त जल का 1% जल जिसे हम उपयोग करते हैं वो है नदियों में, झीलों में तथा तालाबों में। पृथ्वी की सतह के नीचे अर्थात जो भूमि के अंदर जो जल प्रवेश कर जाता है उसको कहते हैं भौम जल। तो भौम जल मिला करके 1% जल जो है हमें हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसको हम लोग उपयोग कर पाते हैं वो जल उपलब्ध है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोद कर करते हैं, बोर खोद कर करते हैं और वायुमंडल में जलवाष्प तथा कोहरा और बादलों के रूप में पाया जाता है। ये 1% जल, जबकि पूरा 97% जल हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। इसी कारण हम अक्सर सुनते हैं समाचार पत्रों में तथा न्यूज़ चैनलों में कि जल संकट शब्द का क्या अर्थ है? जल संकट शब्द का यही अर्थ है कि जल की जो आपूर्ति है समस्त राज्यों में बराबर मात्रा में नहीं हो पाती है। वर्षा भी हर एक क्षेत्र में, पृथ्वी के हर क्षेत्र में वर्षा का भी वितरण समान नहीं होता है। जैसे राजस्थान रेगिस्तान है, वहाँ जल की आपूर्ति बहुत कम मात्रा में होती है। तो जल संकट शब्द बहुत स्वाभाविक है। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा इन राज्यों में जहाँ पर हम ऐसे राज्यों में हैं जहाँ हमें जल का संकट का किसी प्रकार का आभास नहीं होता है, परंतु शहरों में आप जाइए, शहरों में एक एक बाल्टी पानी के लिए लाइन लगना पड़ता है। जितना हम लोग बहा देते हैं उतना में लोग अपना घर के सारे कार्यकलाप पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जल का जो पूरे विश्व धरती में वितरण को देखेंगे तो यहाँ जो नीले रंग में दिखाया हुआ है महासागर, ये पूरे 97% भाग में है। ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है पूरा 97% भाग जो है नीला दिखाई दे रहा है। ये समुद्र में है जिसका उपयोग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं पीने के तौर पर, अथवा स्वच्छ जल के रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है हिमखंड, 2% भाग दिख रहा है हिमखंडों के रूप में, जो बर्फ के रूप में ध्रुवों पर हैं तथा चोटियों पर हैं। और अन्य 1% जो पीला भाग दिखाई दे रहा है इस चित्र में, इस पाई चार्ट के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पीला भाग है ये अन्य स्रोतों का जल है। अन्य स्रोतों का जल 1%, नदियों, झीलों, तालाब, कुआं तथा भूमिगत जल के रूप में।
महासागरों के जल में नमक जैसे कई पदार्थ अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है। शुद्ध यानी बर्फ के रूप में जमा है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर कुल जल का 0.01% के बराबर है। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, इसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। अब हम बच्चों विचार करेंगे जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। हमारे जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, भोजन, जल तथा वायु। उन तीनों पदार्थों में से एक पदार्थ है जल। तो जल का क्या महत्व है, उसको हम जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है, एक घटक के रूप में है। जल के बिना हमारा शरीर का निर्माण भी असंभव है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जल है मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में, माना कि मेरा शरीर का वजन 100 किलो है, तो यदि इसको निचोड़ कर निकाल दूं इसका पूरा रस को, तो रक्त अथवा पानी के रूप में जो भी पदार्थ पाया जाएगा वो 70 किलो होगा और 30 किलो जो है मेरा शरीर का द्रव्य भाग होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जल का क्या महत्व है। जल हमारा शरीर का आधार है, कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगा। और जल के बिना हमारे शरीर की अनेक जैव प्रक्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, स्वांगीकरण, अन्य जितने भी क्रियाएं, जो शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, अंतर क्रियाएं चलती हैं, वो जल के अनुपस्थिति में नामुमकिन है, असंभव है। तो इस हिसाब से हमको जल के उपयोग को महत्व देना चाहिए और जल के संरक्षण के बारे में हमें आज से ही प्रयास करना चाहिए। जितना भी वर्षा का जल होता है, वर्षा गिरता है धरती पर और सीधे नीचे चला जाता है। हमें उस जल की बहाव को तो कोई रोक नहीं सकता है, सारे नदियों को कोई रोक नहीं सकता है, परंतु हमें यह उपक्रम अवश्य कर लेना चाहिए कि अधिकांश जगह जो हमारे, कम से कम हमारे घर के ऊपर जो पानी का बरसात होती है, उस पानी को हम किसी निश्चित उपक्रम के द्वारा यदि भूगर्भ में प्रवेश करा दें तो हमारा जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो बढ़ जाए और हम उसको आवश्यकता अनुसार बोरवेल, कुआं इत्यादि के माध्यम से प्राप्त कर हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में हम उसे लगा सकते हैं। एक सारणी प्रस्तुत की गई है जिसमें जल के महत्व को दर्शाया गया है। विभिन्न जीवधारियों में जल का क्या प्रतिशत होता है जीवधारियों के शरीर में। तो भार के अनुसार जल की लगभग प्रतिशत मात्रा और वस्तुएं अथवा ये जीव दिखाए गए हैं। जैसे हाथी है, हाथी के शरीर में 80% भाग क्या होता है, जल होता है। पेड़ में 60% जल होता है। ब्रेड जो हम खाते हैं, ब्रेड, उसमें 30% जल होता है। दूध में 95% जल होता है। टमाटर में 90% जल होता है। संतरा में 85% जल होता है। आलू में 80% जल होता है।
तो इनमें जो द्रव्य का भाग है वो बहुत ही कम है। अब दूध में देख सकते हैं 5% द्रव्य है, बाकी सारे का सारा जल उपस्थित है। तो बच्चों, हमें ये ध्यान देना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए माध्यम के रूप में आवश्यक है, विलायक के रूप में। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण, जो भोजन पचा हुआ रहता है, पचने के पश्चात वो एक रस रूप में होता है, जो जल अर्थात तरल फार्मूला में होता है, तरल रूप में होता है। इस रस को शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निकासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं, जैव क्रियाएं उचित रूप से संचालित हो सकें। पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए। तो आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझें कि पौधों के लिए जल का क्या महत्व है। आवश्यक सामग्री के तौर पर हम ले लेते हैं हमारे घर में उपलब्ध कोई सा भी चना है, मूंग है, अथवा कोई सा भी उड़द है, उसका बीज ले लेते हैं और 1 कटोरी पानी ले लेते हैं और कपड़ा ले लेते हैं और मिट्टी ले लेते हैं। 1 कटोरी में मूंग के बीज को लेकर उसे कुछ घंटे जल में भीगने देते हैं। अब भीगे हुए बीजों को जल से निकालकर एक कपड़े में बांध देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य कपड़े में सूखे मूंग के बीज को हम बांध देते हैं और दोनों बीजों को एक स्थान पर रख देते हैं। 3-4 दिनों तक हमेशा उन पोटलियों में से, जिसमें जल वाला पोटली जो था, जल जिसमें भीगा हुआ मूंग का बीज था, उसे रोज हम जल से सींचते हैं। अब 3-4 दिनों के पश्चात हम दोनों पोटली को खोलकर उसकी तुलना करते हैं, तो हम पाएंगे कि जिस पोटली में जल को सिंचित कर रहे थे, उस पोटली के दानों में अंकुर आ गया होता है, बीजांकुर निकल गया होता है, और जो सूखे दाने बंधे हुए पोटली हैं, उस पोटली में बीजों में किसी भी प्रकार का कोई जैव परिवर्तन नहीं दिखता है। इससे, इस क्रियाकलाप से साफ हो जाता है कि ये जो जल है जंतुओं के लिए ही नहीं, सजीव अर्थात समस्त सजीव पौधों के लिए भी जल अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पौधों में अंकुरण और वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। आप यह भी जानते हैं कि पौधों की जड़ें जल में मिले खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया कर भोजन बनाते हैं। इस प्रकार हमने देखा जल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, प्रकाशन से आप कहोगे पौधे सांस नहीं लेते हैं, सांस लेने का कौन सा अंग है? तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियों के निचले भाग में स्टोमेटा अर्थात रंध्र होते हैं। उन रंध्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ के माध्यम से जल का शोषण करते हैं और इन सूर्य के प्रकाश
इन तीनों की उपस्थिति में हरे पौधे जो हैं क्लोरोफिल स्वयं उनमें पाया जाता है, जिसके माध्यम से वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो हमें फल, सब्जी, अन्य रूपों में मिलता है। वो स्वयं अपना पोषण करते हैं, साथ ही पूरे जगत का समस्त जीव जंतुओं का भी पोषण करते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक ये पौधे ही कहलाते हैं। तो नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास भी है। जैसे आवास कहने का मतलब जहाँ पर जंतु निवास करते हैं, रहते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा अपना प्रजनन चक्र को भी वहीं पर संपन्न करते हैं। प्राय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे मछली है, मछली अर्थात जो जल में जो भी जीव जंतु रहते हैं, वो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी का उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब एक प्रयोग आप ये भी करके देख सकते हैं कि जल में क्या वास्तव में ऑक्सीजन घुली होती है। आप एक छोटी सी केतली लीजिए और पानी केतली में ले करके आग में गर्म कीजिए। कुछ समय तक देखिए उसमें बुलबुला निकलने लगते हैं। बुलबुला निकलने का मतलब यही है कि उसमें वायु घुली हुई है और उस वायु में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी अवश्यंभावी रूप से पाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को जल के ये प्रथम भाग में मैं जल के महत्व के बारे में और जीवधारियों के लिए जल का क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं ये बताने का प्रयास किया हूँ। और इसमें जो भी समस्याएं या ना समझ में आई हो तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके मुझे भेजिए। मैं उन प्रश्नों का आपको समाधान करूँगा। और इस भाग में, इस चैप्टर में जितना आज अध्यापन कराया हूँ, इसके अंतर्गत जो भी समस्याएं, जो भी प्रश्न बनती हैं, समस्या कहने का मतलब प्रश्न है, आप प्रश्न निर्माण कीजिए और प्रश्न का उत्तर का निर्माण करके अब अपने नोट कापी में लिखिए। नोट कापी में लिखने के पश्चात उसे आप सहेज कर रखें। मैं जैसे ही आप लोगों के घर घर आकर के आपके नोट कापी का जांच कार्य करूंगा और उस जांच कार्य के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर अगले चैप्टर में फिर इसी प्रकार आप लोगों के अध्यापन कार्य को संपन्न कराने का प्रयास करूंगा। ये पानी का जो सूत्र होता है H2O, ये छोटा सा एक पानी जो है रासायनिक पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के माध्यम से जो है पानी का निर्माण होता है। रासायनिक संगठन की बात करें तो H2O ये जल का रासायनिक सूत्र है। आप लोग अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख लें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इस प्रकार से आगे नीचे इनके उत्तर दीजिए। प्रश्नावली आ गई। अब इन प्रश्नावली को आप खोज करके इस पुस्तक से, आप लोगों के पास पुस्तक उपलब्ध है, इसमें प्रश्न दिया है, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को एक तार्किक टाइप से है। इसमें चूंकि महासागर में खारा जल होता है, समस्त जगहों से कूड़ा कचरा लेते 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 महासागर में इतना ज़्यादा मतलब कचरा भर गया है और कचरा के कारण अन्य लवणों के कारण वो खारा हो जाता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि समुद्रों से नमक निष्कर्षण करके हमारे नमक जो है निष्कर्षित करके विभिन्न भागों में लोग नमक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, इसको आप जानते हो, पढ़ा दिए हैं। तो इस प्रकार अगला भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।